हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का क्लास हमारा कंटिन्यू क्लास रहेगा। जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में टॉपिक डिस्कस करने की शुरुआत करी थी, डिस्कस कर रहे थे हम, जहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 अंडर यूनिट 7 पॉवर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। और पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें कवर करने हैं उनको हम क्विक रिव्यू के तौर पर डिस्कस करते हुए यहाँ तक बढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। हमने देखा गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी के कितने प्रकार हैं, साथ ही साथ गरीबी को के फीचर्स कैसे कैसे हैं इंडियन इकोनॉमी में, विशेषताएं कैसी हैं हमारे यहाँ पर, एंड उसके कारण क्या है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि पॉवर्टी के रीज़न क्या क्या हैं, और जितनी भी कारण हैं गरीबी के उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 3 मुख्य कारण हम देखते हैं उसके अंदर, और उसमें से पहला जो कारण था वो है इकोनॉमिक कॉजेज़। आर्थिक कारण जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वैरायटी के हैं, जिनकी वजह से किसी भी इकोनॉमी में गरीबी देखने को मिलेगी। और हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सो इन दी इंडियन इकोनॉमी, आर्थिक कारणों के अंदर ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा वाइडली स्प्रेड देखने को मिलती है और अभी तक चली आ रही है। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंसी है, औद्योगिकीकरण बहुत सीमित रूप से हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी स्लो है हमारे यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे उसकी कमी है, एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वो असंतुलित है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो बंटवारा है वो असंतुलित तरीके से है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम है। तो ये कुछ कारण हैं। बेरोज़गारी उसमें से एक मुख्य समस्याओं में आता है, और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो ये एक मुख्य कारण है। अब ये तो हो गया था इकोनॉमिक कॉजेज़ जो हमने डिस्कस करे थे। आज हम बात करेंगे सोशल कॉजेज़ की, सामाजिक कारणों की हम चर्चा करेंगे। और हमारे देश में सामाजिक कारण क्या क्या हैं या हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में गरीबी को बढ़ाने के पीछे या गरीबी के पीछे के, उनको हम ज़रा समझें। तो सबसे पहला जो पॉइंट अगर आप सोशल कॉजेज़ में देखते हो तो वो ये है कि हमारे यहाँ पर सोशल कॉज में एक आप कह सकते हो कास्ट सिस्टम या फिर रिलीजन सिस्टम, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में जो लोग हैं वो कास्टिज्म को लेकर या पर्टिकुलर धर्म या जाति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बाउंडेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश में गरीबी के पीछे का एक कारण भी बनता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर हम अपने हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो हम गरीब हो जाएंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों का जो सोच है या कंट्रीज़ में, इंडियन इकोनॉमी में खास करके आप देखोगे कि लोग काफ़ी ज़्यादा बाउंडेड होते हैं कास्टिज्म को लेकर, रिलीजनिज्म को लेकर के, या फिर अपने ओल्ड ट्रेडिशनल कस्टम्स वगैरह को लेकर के, पुराने रिचुअल्स, हमारे रीति रिवाज ऐसा होना चाहिए, हमारे धर्म में ऐसा होता है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के जब लोग बहुत ज़्यादा बाउंडेड हो जाते हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग ओवर एक्सेसिव खर्च करने लगते हैं। पैसों की कमी है, उसके बावजूद रिलीजन से जुड़ी हुई कोई धारणा है, शादी ब्याह का कोई मौका है, कोई भी पर्टिकुलर, या किसी के घर में कोई डेथ से रिलेटेड कुछ हुआ है, डेथ हो गया है, तो कास्टिज्म को प्रमोट करते हुए जब लोग उसको बहुत फॉलो करने लगते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है कि बहुत एक्सेसिव खर्च वो लोग कर रहे होते हैं। तो जो रिसोर्स, मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, सपोज दैट किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। उन 10 लाख रुपयों को अगर वो इन्वेस्ट करता है, फर्दर अपने किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है, तो उससे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, उनका प्रॉफिट होगा, उनका और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ये एक साइड हुआ जो हम अपने इकोनॉमिक साइड पर देखते हैं या सोचते हैं। अगर आप देखो कि वो व्यक्ति जो है उसके पास 10 लाख रुपए है, वो बहुत कुछ कर सकता है उन 10 लाख रुपयों से, लेकिन एट द सेम टाइम वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कास्टिज्म को लेकर के इमोशनल है या बाउंडेड है,
कि नहीं हमारा धर्म है और हमें हमारे धर्म के अनुसार ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, तो इन तमाम केसेस में वो क्या करेगा, उन 10 लाख रुपयों को इन्वेस्ट ना करके, उन 10 लाख रुपयों को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट पे खर्च ना करके अपने रिलीजन से रिलेटेड, अपने रिचुअल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर अगर खर्च कर देते हैं, तो इससे ये होता है कि वो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं पैसा यूज़ हो गया, एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च हो गया, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ। और ये मैं ये नहीं कह रही कि वो व्यक्ति फिर गरीब हो जाएगा, लेकिन एक सिचुएशन है जिसको आप रिलेट करेंगे कि इस तरह के जो अवधारणाएं हैं उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी जुड़ी हुई होती है और उस पर असर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अब कास्टिज्म को लेकर के बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति बाउंडेड है या रिलीजन को लेकर के बहुत बाउंडेड है, तो वो व्यक्ति अपने धर्म, अपने जाति के हिसाब से काम करता है और इस सिचुएशन में उसकी स्थिति जो है वो गरीबी वाली रहती है। कर्ज लेकर के भी काम कर रहे होते हैं लोग बहुत बार, कई दफ़ा। अब कर्ज लेकर काम किया है और कर्ज लेकर आपने पैसे खर्च कर दिए, तो पैसा जो आपने कर्ज लिया वो आपके ऊपर बोझ बन गया, आपको उसको लौटाना है, आपको उस कर्ज अमाउंट के बदले में जो भी इंटरेस्ट आपको बनेगा आपको वो लौटाना है। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण मिलकर बनाते हैं, सामाजिक कारण ये कहलाते हैं, रिसोर्सेज की मोबिलिटी को ये कहीं ना कहीं रोकते हैं। और इस सारे प्रोसेस में जो व्यक्ति विशेष का डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है, जो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट को ऑफकोर्स लीड करता है, उन सबको ये कहीं ना कहीं उनमें बाधा उत्पन्न करते हैं। तो सामाजिक कारणों में सबसे पहला कारण कास्टिज्म है, धर्म, जाति, पुराने रीति रिवाजों को लेकर चलने की जो बात है वो कहीं ना कहीं एक कारण है। सेकंड जो पॉइंट इसी में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमारे यहाँ पर सामाजिक कारण में ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो काम न करके या अपने ग्रोथ को खुद ना बढ़ाकर इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि भाई किस्मत में जो लिखा है वो होगा। तो फेट पे डिपेंडेंसी बहुत है, लोगों की थिंकिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की भी होती है, जिसमें लोग काम करने को ज़्यादा प्रमोट ना करके लोग बिलीव करते हैं, इंडिया में खास करके कॉमन पीपल इंडिया में बिलीव करते हैं ज़्यादातर अपने किस्मत पर, अपने फेट पर। और इस तरह से ये जो इस तरह की अवधारणाएं हैं ये आर्थिक प्रगति को कहीं ना कहीं बाधित करते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इस तरह की सोच रोकती है। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोक रहा है मतलब गरीबी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और ये भी एक कारण है कि क्यों आखिर गरीबी है इंडिया में। बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ऐसा हो जाता या वैसा हो जाता, तो ये भी एक कारण बनता है कहीं ना कहीं गरीबी को बढ़ाने में, या गरीबी के पीछे का कारण है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कास्टिज्म को लेकर या जॉइंट फैमिली सिस्टम को लेकर के, जो कि एक तरह का ऑब्स्टेकल बन जाते हैं इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, पुराने समय से चला आ रहा है। ये एकदम से मैं 100% इन पॉइंट्स को नहीं बता रही कि ऐसा होगा तो व्यक्ति गरीब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर सामाजिक कारणों की बातें कर रहे हैं, जिसमें से इन पॉइंट्स का कहीं ना कहीं रोल होता है, थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन हाँ रोल होता है, इसलिए हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम हो गया, या वही धर्म जाति को लेकर के लोगों की जो अवधारणाएं हैं, वो भी आर्थिक विकास की प्रगति में बाधा बनती है। और इंडिया में ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं या कई सारे ऐसे ग्रुप हैं लोगों की, जहाँ पर लोग इस तरह के प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। और ये सब अल्टीमेटली अगर आप देखो एक सेकंड फेज, एक तरफ ये सब अच्छी चीज़ें हैं, हमारे रिलीजन, हमारे धर्म हमारे लिए अच्छी है, लेकिन ऑन द सेकंड साइड आप देखते हो तो थोड़ा बहुत इनका भी असर गरीबी बढ़ाने पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सामाजिक कारणों में कि लोगों के बिहेवियर में इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है गरीबी के पीछे का। ठीक है, इग्नोरेंस किस चीज़ से रिलेटेड? तो इलिटरेसी है इंडियन इकोनॉमी में, और इलिटरेसी के साथ साथ इग्नोरेंस है पीपल में, जिससे कि वो अपने बैकवर्डनेस के रिस्पॉन्सिबल खुद ही हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप अपने लिए क्या ज़रूरी है
या आपके डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, इसको लेकर के अगर आप अवेयर नहीं हैं या इस तरह की चीज़ें आपको आपको पता ही नहीं है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज आप इग्नोर कर रहे हैं, बाद में वो घूम करके आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा और एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। तो इग्नोरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कहीं ना कहीं। शुरुआत में लोग ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात भी की जाए या जॉब की बात की जाए, तो जब लोगों के पास वक्त होता है लोग इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि नहीं ये नहीं करेंगे या ये बाद में करेंगे, ये काम अभी ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल का कहीं ना कहीं कम होता है और इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट भी घटता है और ये सब पॉवर्टी के कारणों को बढ़ाता है। सामाजिक कारणों की चर्चा कर ही रहे हैं तो एक पॉइंट और हमें यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज जैसे सोशल एविल है, चाइल्ड मैरिज हो गया या डॉरी सिस्टम हो गया, इन सबको भी कहीं ना कहीं हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे देश में गरीबी के कारणों के पीछे। इंडियन इकोनॉमी में खास करके ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जो पहले के समय से चले आ रहे हैं और लोग उसको अभी भी अब तो कम हो गया है, लेकिन फिर भी लोग अभी भी इस तरह की प्रैक्टिसेस काफ़ी कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि छोटी उम्र में शादी हो गई या फिर दहेज प्रथा हो गया, ठीक है। तो इस तरह के काम जो हैं या इस तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं, इनकी वजह से भी किसी भी इंडिविजुअल का इकोनॉमिक ग्रोथ रुकता है और जब व्यक्ति विशेष का ग्रोथ नहीं होगा तो समाज का ग्रोथ नहीं होगा और इससे देश में, सोसाइटी में बैकवर्डनेस देखने को मिलेगी और देश में गरीबी जैसी समस्याएं जो है वो दिन पर दिन बढ़ेंगी। तो ये कुछ सामाजिक कारणों के अंदर हमारे पॉइंट्स आते हैं जो कि पॉवर्टी का एक रीज़न बनता है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो कारण है, दैट इज पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज का मतलब हो गया राजनैतिक कारण कि क्या है, क्यों देश में गरीबी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थिक कारण है या फिर सामाजिक कारण है तो उसी से देश में गरीबी बढ़ रही है। गरीबी के बढ़ने के पीछे का एक मुख्य कारण राजनैतिक व्यवस्था भी है और किसी भी देश में, समाज में पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे हैं इस पर बहुत हद तक, काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि उस देश के आर्थिक स्थिति या उस देश की सामाजिक स्थिति कैसी होगी। आर्थिक स्थिति के अंदर ही गरीबी आती है। तो बात करेंगे पॉलिटिकल कॉजेज़ की। इसमें बहुत पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं हैं बट ओवरऑल में आप इनको समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में, जैसा कि हमने पढ़ा है कि शुरुआत से ही आप देखोगे कि इंडियन इकोनॉमी को जो बागडोर है, पूरी की पूरी इकोनॉमी का जो कंट्रोल है वो डिफरेंट रूलर्स के हाथों में रहा है। शुरुआत में फॉरेनर जो हैं उन्होंने रूल किया इंडियन इकोनॉमी में और उनकी वजह से हमारे देश का जो अचीवमेंट हम लोगों को मिलना चाहिए था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम लोगों को अचीव कर लेना चाहिए था, जिस समय पर कर लेना चाहिए था, हम उस समय पर नहीं कर पाए। तो ये एक सबसे पहली जो समस्या है या जो सबसे पहला कारण है वो हो जाएगा आपका। उसी तरह से देश में आर्थिक विकास की प्रगति बहुत ही धीमी रही जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो रहा। ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो काफ़ी सेल्फिश थे। उन्होंने जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई, उन पॉलिसीज़ के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य था कि वो अपने कंट्री को डेवलप बनाए, न कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलप बनाए। इस तरह से इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने से रिलेटेड पॉलिसीज़ को बनाया गया। बाद में जब अंग्रेज़ चले गए कुछ समय के बाद, तो इंडियन रूलर्स के द्वारा हमारी इकोनॉमी को रूल किया गया, मतलब देश पे शासन चलाया गया, जिसमें शासक के तौर पर हमारे ही देश के कुछ लोगों ने इकोनॉमी के बागडोर को संभाला। लेकिन उनमें से भी सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन या फेवरेटिज्म या ब्राइब, इस तरह की चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता आ रहा है कहीं ना कहीं अभी तक भी। और ये सब हमारे देश में मिला जुला कर राजनैतिक कारण बनाते हैं जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति पर इन तमाम
कारणों का बुरा असर देखने को मिला और इंडियन इकोनॉमी में गरीबी की जो समस्या है वो शुरुआत से लेकर अब तक चली आ रही है। समय के साथ उनमें कमी आई है, लेकिन बावजूद उसके इतनी पॉलिसीज़ और इतने स्टेप्स लेने के बावजूद हम गरीबी जैसी समस्या से निपट नहीं पाए हैं, गरीबी को हम ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो पॉलिटिकल कॉजेज़ भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इंडियन इकोनॉमी में बिल्कुल ऐसी समस्या है तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे और ये सब मिल करके हमारे देश के अंदर गरीबी जैसी समस्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये हो गए आपके कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। बहुत सारे कॉजेज़ हैं, आप हर पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं विद द पॉवर्टी। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कि गरीबी है तो गरीबी को दूर करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं, हमें क्या उपाय करने हैं, हमारी सरकार ने किस किस तरह के उपाय किए हैं। यानी अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो होगा मेजर्स ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। शॉर्ट में लिखें मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के उपाय। देखिए समस्या है तो समस्या के साथ उसका निदान भी है। और इंडियन इकोनॉमी में खासकर अगर हम देखें कि गरीबी को दूर करने के हमारे देश में क्या उपाय रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनके उपाय हैं। देश में गरीबी को दूर करने के अगर हम उपायों की बात करें तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 उपाय हैं। सबसे पहला एक्सेलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस को। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रोसेस है उसे तेज़ी से बढ़ाना एक उपाय है हमारे देश में गरीबी को घटाने के पीछे। और दूसरा जो आप कारण देखोगे वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है। गरीबी को दूर करने के उपाय में, पॉवर्टी इरेडिकेशन के प्रोसेस में जितनी भी पॉलिसीज़ या जितने भी उपाय इंडियन इकोनॉमी में किए गए हैं, कहीं ना कहीं उन तमाम उपायों के पीछे 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स को रखा गया। एंड दोनों मेन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला तो है कि हमें हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस को बढ़ाना है और दूसरा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है इनकम का। यानी एक बार जो इनकम का वितरण हो जाता है उसको पुनः वितरित करके देश में अमीर और गरीब के बीच के अंतर को घटाना है। अब अगर हम देखें कि एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ में किस किस तरह के उपाय को करके हम हमारे गरीबी जैसी समस्या से निपट पाएंगे, तो इसके अंदर सबसे पहला जो उपाय है इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, तो सबसे पहला उपाय जो हमारे देश का बेसिक सेक्टर है विच इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको डेवलप बनाकर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को अगर हम प्रमोट करते हैं हमारी इकोनॉमी में, तो इससे हमारे देश में गरीबी जैसी जो समस्याएं हैं वो कम हो सकती है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे उपाय हैं, चूँकि अंग्रेज़ों के रूल रेगुलेशन से हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। तो इस वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कई सारे उपाय करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहला तो लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार के उपाय जो हैं वो हमारे देश में किए जाने चाहिए, जिसके तहत ज़मीनों का जो एक्सचेंज हो गया अमीर गरीबों के बीच में, गरीबों से वो चला गया ज़मींदारों के हाथों में, या कई तरह के नियम कानून लगा दिए गए। तो उस प्रोसेस में, लैंड रिफॉर्म के प्रोसेस में, उससे ठीक करके हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स। गरीब किसानों के लिए एग्रीकल्चरल इनपुट्स यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि
एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं इनपुट्स के तौर पर, जैसे बीज हो गया या सिंचाई की सुविधा हो गई या उर्वरक हो गए, इस तरह की चीज़ों को अगर हम प्रमोट करें, सरकार प्रमोट करें, हम प्रमोट करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स से इम्प्रूव्ड क्वालिटी के सीड्स वगैरह के साथ साथ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हो गए, तो इन सब से भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है वो बढ़ेगा। किसानों को अगर रीज़नेबल प्राइसेस पे इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और इसका असर सीधा सीधा गरीबी के कम होने का पर पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अगर इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा मिले, वो भी नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड में, चूँकि मोस्ट ऑफ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर ही रहे हैं, ऑलरेडी शुरू से ही करते आ रहे हैं, तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो इससे भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो कम होगा। जो ज़्यादा आबादी इंगेज होने की वजह से प्रॉफिट का शेयर बढ़ता है वो भी कम हो जाएगा और एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट से गरीबी जो है वो कम हो सकती है। और उपाय एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के तहत क्या क्या हो सकता है, तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को अगर प्रमोट किया जाए, मार्केटिंग सिस्टम या मार्केट स्ट्रक्चर को अगर हम बढ़ावा दें, उसको और ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड बनाने की कोशिश करें, तो इन सब से भी देश में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बढ़ता है। नेक्स्ट है फार्म क्रेडिट सिस्टम। अगर इंडियन इकोनॉमी में किसानों को खेती के लिए क्रेडिट मिलना शुरू हो जाए, जो कि अब हो रहा है, चूँकि एक उपाय है जो कि किया गया है, और किसानों को भी अब खेती के लिए उधार मिलेगा जो कि वो किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लेंगे, यानी बैंकिंग सिस्टम वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है सो दैट कि वो भी उधार लेकर अपने खेती के काम को प्रमोट कर सकें। इससे भी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में एग्रीकल्चरल एजुकेशन को, एग्रीकल्चर के सेक्टर में एजुकेशन को अगर प्रमोट किया जाए तो इन सब से भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बढ़ता है। और अभी के डेट में आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे एजुकेशनल कोर्सेज हैं उनको, एंड नॉट ओनली द एजुकेशन बट ऑल्सो द रिसर्च वर्क इन्हें प्रमोट किया जाता है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर का ओवरऑल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और इससे देश का आर्थिक वृद्धि जो है, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो बढ़े। और अल्टीमेटली हमें काम कहाँ करना है, तो अल्टीमेटली एजेंडा है गरीबी को हटाना और ये सब करके हम उस पर वर्क कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट विच इज़ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सिर्फ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करने से काम नहीं होगा, बल्कि अगर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचनाएं जो कि किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी होती है, देश में किसी भी तरह की एक्टिविटी को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नीडेड है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है देश में, खासकर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपका आ जाएगा सड़कें, एयरपोर्ट, वाटर पोर्ट्स, वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज, तो ये सब अगर बढ़ता है तो इन सब से देश का इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ होगा और गरीबी इससे घटेगी। अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाता है तो इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों का विस्तार जितना ज़्यादा होगा लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे और इनकम लेवल बढ़ेगा। तो ये सब लोगों के देश में गरीबी को घटाने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी कई तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे बेसिक इंडस्ट्रीज़ को डेवलप बनाना या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रमोट करना, इंडस्ट्रियल इनोवेशंस को बढ़ाना। तो ये सब काफ़ी हद तक बढ़ेंगे अगर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट ये सब बढ़ेगा, ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और इससे देश में आर्थिक वृद्धि जो है उसकी गति तेज़ होगी। इस तरह से पॉपुलेशन, और भी कई उपाय हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के, और भी कई उपाय हैं जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल,
जो भी समस्या है उस पर वर्क करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल अगर किया जाए, इससे भी देश में आर्थिक वृद्धि की जो दर है वो तेज़ होगी, गरीबी जैसी समस्याओं को हम घटा पाएंगे। इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, मतलब लोगों के द्वारा लोगों को प्रमोट कराना, सो दैट कि वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बढ़ाएं, पैसों से संबंधित जो भी काम है उसको वो काफ़ी हद तक सीरियसली लेकर काम करें, तो इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर किया जाता है, मानव पूंजी को अगर बढ़ावा मिलता है तो इससे भी देश में आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होता है, तेज़ होता है, और इकोनॉमी में पॉवर्टी जैसी समस्याएं जो है वो कम होती हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी में अगर साइंटिफिक और टेक्निकल, साइंटिफिक के साथ साथ टेक्निकल प्रोग्रेस अगर होता है तो इन सब से इकोनॉमी का जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट आएगा, साइंटिफिक तरीके से हम अपने काम को करना सीखेंगे, उतना ज़्यादा देश में गरीबी जैसी समस्याओं से हम निपट पाएंगे। तो ये सब आपके उपाय हैं जिससे हम देश में पॉवर्टी को घटाते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इनकम का वाइजली डिस्ट्रीब्यूशन करना, अमीर गरीब को लेकर के किसी तरह का अंतर नहीं बरतना, और अगर अंतर किया जा रहा है तो उस अंतर में गरीबों को प्रमोट करना, ना कि अमीरों को प्रमोट करना। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से करने की कोशिश करना, इसके उपाय करना, ये सब करते हुए हम हमारी इकोनॉमी में गरीबी की समस्या को कम कर सकते हैं। ये तो हुए उपाय, और उपाय का ऑब्जेक्टिव। जो भी उपाय किए गए हैं दो ही उद्देश्य से किए गए हैं, या तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए, गरीबी घटेगी अपने आप, या दूसरा इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से किया जाए, इससे भी गरीबी काफ़ी हद तक घटेगी। अब अगर हम बात करें तो हमारे देश में गवर्नमेंट के द्वारा पॉवर्टी को इरेडिकेट यानी कि कम करने के लिए, हटाने के लिए पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से चलाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ मुख्य उद्देश्य रखते हुए सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए कुछ मुख्य रूप से प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं, और उन प्रोग्राम्स में से सबसे पहला जो प्रोग्राम का नाम है वो है आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को जब लॉन्च किया गया था, इस प्रोग्राम की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 3 जून 2011 में। ठीक है, 3 जून 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था रूरल एरियाज़ में गरीबी को दूर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना। रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया था इस प्रोग्राम के तहत, ताकि देश में जितनी ज़्यादा जनसंख्या में लोगों को जॉब मिलेगा, उतनी ही तेज़ी से लोगों में गरीबी की जो दर है वो घटेगी। इस तरह के उद्देश्यों के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। मेनली मैं 2-3 चीज़ें ही आपको बताऊंगी, वैसे तो बहुत सारी बातें होती है प्रोग्राम के बारे में, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था वो था आपका दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, इस योजना को लॉन्च किया गया था, इस प्रोग्राम को, इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को, और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य वही रखा गया, गरीबी को दूर करने के लिए यूथ में यानी कि यंगर जो जनरेशन्स हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को प्रमोट करना, और इस पे काफ़ी हद तक लोगों में
ऑक्यूपेशनल एस्पिरेंट्स, जो रूरल यूथ, रूरल एरियाज़ में जो यंगर पॉपुलेशंस हैं, उनके बीच में रोज़गार जैसे अवसर को बढ़ाते हुए उनको काफ़ी हद तक प्रमोट करना, ताकि गरीबी जैसी समस्या जो है वो रूरल एरियाज से ही घटते हुए आगे बढ़ सके। इस तरह से इस तरह की योजनाओं में मंथली वेजेस को भी रखा गया था, इंक्लूड किया गया था। और ये प्रोग्राम जो है ये कहीं ना कहीं NRLM, ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, ये इस NRLM योजना का पार्ट था। इसी के पार्ट के तौर पर इसको लाया गया था बाद में। फिर तीसरी योजना की बात करें, विच इज़ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये जो योजना थी ये लॉन्च हुई थी 2000। ये योजना 2000 से 2001 के बीच में आई थी, ठीक है। और इस योजना के तहत इंडियन इकोनॉमी में रूरल एरियाज़ के बेसिक एरियाज़ में 5 इम्पॉर्टेंट जो बेसिक नीड्स आप कह सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए प्रमोट किया गया था। जैसे 5 बेसिक नीड्स में हेल्थ था, प्राइमरी एजुकेशन था, ड्रिंकिंग वाटर था, हाउसिंग था एंड रूरल रोड्स था। ये 5 बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं सोसाइटी की, उनको प्रमोट करते हुए PMGY योजना के तहत काफ़ी सारी योजनाओं को इंक्लूड किया गया, जिसमें आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़कों को बढ़ाने के लिए। दूसरा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, घर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री रूरल ड्रिंकिंग वाटर योजना, जिसमें पीने के पानी को भी प्रमोट किया गया। तो ये एक योजना थी जिसके तहत कई सारे छोटे छोटे स्कीम्स को इंक्लूड किया गया था, जिनका मेन उद्देश्य था कि जो 5 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको प्रमोट करना। द बेसिक नेसेसिटीज़ इज़ वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, रोड विच इज़ कॉल्ड सड़क, ठीक है, एंड हाउस। ये योजना थी जिससे कि देश में गरीबी को घटाने की कोशिश की गई। अगली योजना आई थी इम्पॉर्टेंट योजना पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, विच इज़ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इस योजना के तहत अर्बन एरियाज़ को फोकस किया गया। और इस योजना में ये योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम से बाद में जाना गया। और अर्बन एरियाज़ में भी अर्बन एरियाज़ की जो पॉवर्टी थी उस पे फोकस करते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया था, क्योंकि अर्लियर जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो रूरल एरियाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से लाई गई थी। ये वाली योजना अर्बन एरियाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थी कि अर्बन एरियाज़ में जो गरीबी है या जो बेरोज़गारी है और जो लोग हैं जो एबल हैं काम करने के, उनको प्रमोट किया गया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इस तरह से गरीबी को दूर करने की कोशिश की गई थी। अगली जो योजना थी वो थी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इस योजना के तहत सबसे पहले तो ये योजना जो है वो 15 अगस्त 1995 को आई थी। ये 15 अगस्त 1995 को लॉन्च की गई थी। ये ओल्ड है बाकी सारी योजनाओं से। और इस योजना में काफ़ी हद तक कोशिश हुई कि इंडियन इकोनॉमी में जो भी इंदिरा गांधी के विडो पेंशन स्कीम्स हैं, इस योजना में एक्चुअली बहुत सारे प्रोग्राम्स थे इंक्लूडेड, ठीक है, जैसे कि नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा योजना ETC। बहुत सारी योजनाओं का ये एक तरह का ग्रुप था जिसके अंदर बहुत अलग अलग योजनाएं थी। पेंशन के स्कीम्स थे इसमें, विडो पेंशन था, विधवा पेंशन योजना या ओल्ड एज पेंशन योजना थी, और अन्नपूर्णा भोजन वगैरह से रिलेटेड भी छोटी छोटी योजनाओं को उसके अंदर शामिल किया गया था। फिर इंडिया में और भी पॉलिसीज़ हैं सरकार के द्वारा जो लॉन्च की गई है, विच इज़ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। PMEGP program is launched on 15th August 2008।
ये 15 अगस्त 2008 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल एरियाज़ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया गया था। ये जो प्रोग्राम था PMEGPY, इसमें KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, KVIC, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के साथ इसको कोरिलेट करते हुए प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, जिसका अल्टीमेट एजेंडा था देश में गरीबी को घटाना। एंड नेक्स्ट प्रोग्राम एक और जो हम इंक्लूड करेंगे विच इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसको नाम से ही आप समझ पाएंगे कि ये एक ऐसी योजना है जहां पर गरीबों के कल्याण से रिलेटेड योजनाओं को इंक्लूड किया गया था। इस तरह से इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो लाए गए हैं, समय के साथ अब तक चले आ रहे हैं। और अब हम देखें कि जितने भी स्टेप्स सरकार के द्वारा लिए गए या हमारे द्वारा भी जो भी काम किए जाते हैं, उन तमाम प्रोग्राम्स के अचीवमेंट्स क्या क्या हुए और फेलियर्स क्या क्या हुआ। तो अगर आप देखोगे कि इंडिया में पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स के अचीवमेंट्स, सक्सेस क्या क्या हुआ, तो देखिए पॉवर्टी रेशियो में कमी आई है। पहला अचीवमेंट तो यही है कि गरीबी का जो अनुपात है पहले की तुलना में अभी, वो उसमें कमी आई है, ये पहला अचीवमेंट है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी बेटर हुई हैं, रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी। नेक्स्ट अचीवमेंट में आप ले सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स फूड वगैरह जो है उसमें काफ़ी कमी आई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। लोगों में पोषण की वृद्धि हुई है और ये एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। वेज रेट में इंक्रीमेंट आया है। तो इस तरह से गरीबी घटाने के जितने प्रोग्राम सरकार के द्वारा लाए गए हैं, उन प्रोग्राम्स का फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन अगर हम बात करें फेलियर की बातें हम क्यों करेंगे, क्योंकि कितने सारे प्रोग्राम्स आए हैं, बावजूद उसके गरीबी खत्म नहीं हुई। इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि देश में प्रोग्राम्स फेल हो रहे हैं। और अगर हम प्रोग्राम्स के फेलियर की बात करें कि क्या फेलियर है, तो सबसे पहला है इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। देश में प्रोग्राम बनती है, प्रोग्राम को लॉन्च भी किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है, लेकिन जिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसको यूज़ किया जा रहा है या चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिलती है। और इस तरह से देश में गरीबी की समस्या कंप्लीट तरीके से खत्म नहीं हुई है। फेलियर में हम एक और पॉइंट लेंगे कि पब्लिक कॉपरेशन की काफ़ी कमी होती है। प्रोग्राम सरकार के द्वारा लाई गई है, लॉन्च की जाती है, फ्री में अनाजें बट रही है, रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं, लेकिन लोगों का उसमें कोऑर्डिनेशन कम मिलता है, जिसकी वजह से बीच में लूप होल्स हो जाते हैं। लोगों को, गरीबों तक वो फ़ायदा पहुंच नहीं पाता है, बीच के लोग ही उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करके अपना फ़ायदा कर लेते हैं। तो प्रोग्राम कहीं ना कहीं फेल हो जाता है और गरीबी की समस्या जो है वो रह जाती है। डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, योजना अच्छी बनती है, ऑब्जेक्टिव अच्छे रखे जाते हैं, लेकिन उसको जब हम लागू करने की बात करें तो वो काफ़ी डिफेक्टिव होता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भी देश में गरीबी की समस्या कम नहीं हो रही है और इन प्रोग्राम्स के फेलियर को देखने को मिलता है। चेन ऑफ मीडिएटर्स, जितने भी प्रोग्राम्स इंडिया में लाए गए हैं बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। सारे प्रोग्राम्स को अगर अप्लाई कर दिया जाता प्रॉपर वे में तो गरीबी खत्म हो सकती थी। लेकिन हमारे देश में प्रोग्राम्स बनते हैं सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर वो लॉन्च किए जाते हैं, फिर उसको अप्लाई किया जाता है, तो डिफरेंट चेन में वो काम होता है। जितने ज़्यादा स्टेप्स में प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है या उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, हर एक स्टेप में एक मीडिएटर होता है जिसके थ्रू वो प्रोग्राम के फर्दर जो वर्क है, क्रियान्वयन है जिसको आप कह सकते हैं, वो चलता है और इससे देश के प्रोग्राम्स फेल होते हैं, रिजल्ट वो नहीं अचीव हो पाता जो हम अचीव करना चाहते हैं। फिलहाल जो चैप्टर हमने शुरू किया था पॉवर्टी का, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको शॉर्ट में ऐसे ही डिस्कस करना था, हमने पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करी है, रिव्यू किया है हमने शॉर्ट में। अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर मिलेंगे। पॉवर्टी का चैप्टर 2 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।